हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कौशिक। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अगर हम नॉर्मली बात करें तो एलर्जी की बीमारी जो है वो लोगों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या कारण है इस बीमारी के बढ़ने का? बेसिकली एलर्जी जो है एक बीमारी है जिसके कि 3 मुख्य अंग इससे प्रभावित होते हैं: त्वचा, आपका नाक और आपकी श्वास नली। इसके 3 प्रारूप हम समझते हैं। नाक में यदि एलर्जी हो जाती है तो इसको जुकाम कह देते हैं, और श्वास नली में यदि एलर्जी अंदर आ जाती है तो इसको अस्थमा, और त्वचा में ये खुजली के रूप में आपको दिखती है। एलर्जी में नाक बंद हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, वैसे ही सांस की नलियाँ बंद हो जाती हैं अस्थमा में। तो ये कई बार बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स के लिए होती है, उनकी लाइफस्टाइल को बहुत प्रभावित करती है। और यदि एलर्जी का टाइम पे इलाज नहीं किया जाता तो ये अस्थमा, जो कि ज़्यादा घातक प्रारूप है इस बीमारी का, उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। क्या इस बीमारी का कोई स्थायी उपचार है, या कोई मरीज को अगर एलर्जी से वो ग्रसित है, क्या उसको इसी बीमारी के साथ ही अपना जीवन जीना रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने पूछा। एलर्जी का जो, जैसे मैंने बताया, सबसे पहला प्रभावित होने वाला अंग नाक है। तो ये जो ही आपको जुखाम या एलर्जी जुखाम होता है, यदि हम इसको यहीं पे ही इसका इलाज कर ले, प्रॉपरली इसका इलाज हो जाए, तो ये एलर्जी, ऐसा बताया गया है कि अस्थमा के जो कन्वर्जन है उसमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आता है। मतलब कि यदि जुखाम का हम टाइम पे इलाज कर लें, एलर्जिक जुखाम का, तो वो पेशेंट आगे आने वाले अपने जीवन काल में अस्थमा से बहुत ही कम प्रभावित हो पाएगा। इसके लिए हमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एलर्जी टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। जैसे आपको सपोज़ नीम के पराग कण से एलर्जी है, या धूल से, जो बहुत कॉमन आप देखते हैं धूल, तो सिर्फ धूल नहीं, धूल में बहुत सारे कण होते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले हम उनको पता करते हैं, और यदि एलर्जी उसमें से आती है, अच्छे से निकल के आती है, तो उसी चीज़ को आपके शरीर को धीमी धीमी मात्रा में बढ़ाते हुए आपके शरीर को उसके प्रति मजबूत बनाया जाता है, ताकि जो ही आपका संक्रमण उस एलर्जिक पार्टिकल से हो तो आपका शरीर तैयार रहे उससे लड़ने के लिए। नाक में जुकाम हो गया या एलर्जी से जुकाम हो गया, उसका असर गले में भी आ जाता है, गले में भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, खराश वगैरह हो जाती है। तो किस तरह से इससे बचा जाएगा? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट बार बार आते हैं कि डॉक्टर साहब, बुखार तो आता नहीं है, दर्द तो होता नहीं है, लेकिन तो भी ऐसा लगता है कि गले में इन्फेक्शन बना हुआ है। तो इसके 2 मुख्य हम कारण समझते हैं। जैसे मैंने बताया, एलर्जी में कई बार नाक में पानी या तो बाहर टपकता है, या तो पानी नाक में से पीछे जाकर गले को प्रभावित करता है। तो ये जो नाक का पानी पीछे बार बार टपकता है, तो एसिड चेंज होने की वजह से ये गले को लगातार इन्फेक्शन में बनाए रखता है, और ये यदि हम इसको नाक को ठीक कर लें तो इस समस्या का परमानेंट उपाय हो सकता है। कि बच्चों में भी इस तरह की समस्याएं हो सकती है एलर्जी से संबंधित? बिल्कुल, बच्चों में एलर्जी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कि एक एडिनॉइड नामक समस्या होती है, जिसमें एलर्जी में जब जुखाम में जो पानी बनता है वो पानी पीछे नहीं जा पाता, क्योंकि नाक के जो पिछले जो छिद्र हैं, जो आंतरिक नासा छिद्र हैं, उनमें एडिनॉइड नामक टिश्यू उसको बंद कर देता है। तो जिस वजह से जो पानी नीचे जाना चाहिए, जो पानी का ड्रेनेज होना चाहिए, वो ड्रेनेज हो नहीं पाता, और बच्चे मुंह से सांस लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बच्चे मुंह से सांस लेते हैं। माँ बाप समझ नहीं पाते कि ठीक है, बच्चा है, मुंह से सांस लेता होगा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका टाइम से इलाज कराना भी ज़रूरी है। एक बच्चों में देखा जा रहा है कि जन्मजात मुख बधिरता जो है वो बच्चों में हो जाती है। माँ बाप कई बार समझ नहीं पाते, क्योंकि बच्चा लेट रिस्पॉन्स करता है। कई बार ये होता है कि चलो इसमें डेवलपमेंट देरी से हो रहा होगा। ये क्या समस्या है, और क्या कहेंगे, किस तरह से इससे निजात जो है वो मिल सकती है? बच्चों में जो मूक बधिरता है, इसके लिए आजकल सरकार ने भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला रखा है, और हम खुद भी एक यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग होती है, जिसमें बच्चा जब पैदा होता है तो पहले दिन का जो बच्चा, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इस बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं। इसको OAE टेस्ट होता है, जो पहले दिन ही एक मशीन होती है, जो मशीन ये पता लगा लेती है कि बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं। और यदि ये टेस्ट नेगेटिव आता है, यदि ये टेस्ट फेल होता है, तो इस टेस्ट को हम 3 महीने बाद करते हैं, ताकि हो सकता है कोई डेवलपमेंट, जैसे आपने बोला, डेवलपमेंट डिले हो गया हो। यदि तब भी ये फेल होता है तो आगे उसका पूरा वर्कअप, MRI, CT स्कैन्स, बैरा टेस्ट, ये करवाया जाता है, ताकि पता लगे कि ये बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, या कम सुनाई देता है।
और उसके आधार पे फिर यदि बच्चे को ये निश्चित होता है कि बच्चे को कम सुनाई दे रहा है तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट, एक ऑपरेशन होता है, एक मशीन, एक डिवाइस होती है जो बच्चे के इनर ईयर में प्लेस कर दी जाती है ऑपरेशन द्वारा, वो शीघ्र वो ऑपरेशन किया जाता है। तो सब आपने कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में बताया, क्या ये डिवाइस होती है? क्योंकि बच्चा छोटा है तो किस उम्र में वो ऑपरेशन होता है, क्या वो सेफ़ है क्या बच्चे के लिए? क्योंकि बड़े का ऑपरेशन होता है तो भी एक मन में अजीब सा डर रहता है, लेकिन अगर नवजात बच्चा है तो उसका ऑपरेशन कैसे संभव होता है? जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे में जो हियरिंग का जो ऑर्गन होता है कॉक्लिया, उस कॉक्लिया में जो तरंगे होती हैं, जो तंत्रिकाएँ होती हैं, वो कई बार रेस्पॉन्स नहीं कर पाती और इसी वजह से बच्चे को सुनाई कम देता है। तो इस परिस्थिति में एक कॉक्लियर इम्प्लांट, एक डिवाइस बनाई गई जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसमें एक तरह का करंट जनरेट होता है, एक तरह की ये मान के चलें कि ये एक जो सुनने की नस है उसी को हमने रिप्लेस कर दिया है और वो ऑपरेशन द्वारा बच्चे के कॉक्लिया के अंदर फिट कर दिया जाता है। यह ऑपरेशन मिनिमम हम 6 महीने के बच्चे का भी कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि रिस्क, ये जैसा कि किसी भी और ऑपरेशन में रिस्क होता है उसमें इसमें भी होता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि जितना जल्दी ये ऑपरेशन किया जाता है उतना ही जल्दी बच्चे के ब्रेन में सुनने की तरंगें या आवाज़ें जाती हैं और बच्चा सुन पाता है। आप देखेंगे कि बच्चा कोई स्कूल नहीं जाता तो भी बच्चा 2 साल का बच्चा बहुत अच्छी, चाहे वहाँ हिंदी बोली जाती है, चाहे इंग्लिश या तमिल, चाहे मराठी, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और टेंसेस के साथ में बच्चा बोलना सीख जाता है। वो कैसे सीखा? क्योंकि उसे सुनाई देता है। तो जितना जल्दी हम बच्चे को सुनवाई देंगे इस ऑपरेशन द्वारा या नॉर्मली, उतना जल्दी बच्चे का जो विकास है वो प्रॉपर होगा। तो क्या बड़े जो अगर इस बीमारी से ग्रसित है, जिनकी उम्र हो गई है या अपन कह दे वो 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, क्या उनमें भी कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन होता है? बिल्कुल, पहले ये ऑपरेशन सिर्फ बच्चों तक ही सीमित था। इसका कारण ये था कि इस ऑपरेशन की जो लागत है वो बड़ा महंगा ऑपरेशन होता है। करीबन 8 से 10 लाख रुपए इसका खर्चा सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट है। लेकिन भारत सरकार के सहयोग से और राजस्थान सरकार के सहयोग से ये बच्चों में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरी है इस तरीके का ऑपरेशन होना, तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के डिफरेंट प्रोग्राम के तहत ये कॉक्लियर इम्प्लांट इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फ्री में उपलब्ध है। हम अपने पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में 100 से ऊपर ये कॉक्लियर इम्प्लांट कर चुके हैं। जैसे कि बड़ों की बात आई तो बड़े जिनको की सुनाई कम देने लग गया है या उसकी नस सूख गई है या कमज़ोर हो गई है, या कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें, या दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके चलने से सुनाई देना ख़त्म हो जाता है, डेड ईयर हो जाता है, तो उनमें भी ये ऑपरेशन करके बहुत ही सफल रूप से ये ऑपरेशन होता है और उस व्यक्ति को बहुत अच्छा सुनाई देता है। तो क्या उसको अलग से भी कोई थेरेपी दी जाती है? क्योंकि इतने लंबे समय तक वो सुन नहीं पा रहा था और अगर एकदम से उसका ऑपरेशन किया, उसको सुनाई दे रहा है, तो वो क्या रिस्पॉन्स तुरंत ही कर लेता है या और उसमें समय लगता है? बहुत अच्छा पूछा आपने। इसमें जैसे मैंने बोला बच्चों में और बड़ों में, तो बड़ा जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी लैंग्वेज को समझ चुका है। इसको कहते हैं पोस्ट लिंगुअल डिफ, मतलब पहले सुनाई देता था लेकिन किसी कारणवश उसको सुनाई देना बंद हो गया है। तो उनमें ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा सफल है और इसमें कोई स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। पर जैसा हमने कहा बच्चे में जो ही हम ये इम्प्लांट करते हैं उसके बाद में प्रॉपर प्रोटोकॉल से स्पीच थेरेपी, जो थेरेपी होती है, जो सुनाई देने की जो थेरेपी होती है, वो हम बच्चे को देते हैं रेगुलरली, ताकि बच्चे की जो दिमाग में जो तरंगे हैं वो इस चीज़ों को महसूस कर पाए, समझ पाएँ और उनका जो ब्रेन का जो एरिया है जो कि भाषा को समझता है वो प्रॉपरली समझे। तो इसके लिए बहुत ही विगरस स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। आप ये कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में बता रहे हैं, कई लोगों के हियरिंग एड लगे हुए होते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में या दोनों ही सेम ही वर्क करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली हियरिंग एड अपने आप में नाम ही स्पष्ट करता है कि ये हियरिंग एड है, मतलब आपको सुनाई कम दे रहा है और आप उसमें एड कर रहे हो। मतलब कि जिन फ्रीक्वेंसीज़ पे या जिन तरंगों पे या जिन फ्रीक्वेंसीज़ पे हमें कम सुनाई देता है, उन फ्रीक्वेंसीज़ को ये जो हियरिंग एड होता है वो एनहांस कर देता है। ये एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। कान के बाहर भी लगाया जा सकता है, कान के अंदर भी लगाया जा सकता है और टोटली इनसाइड, कंप्लीट इनसाइड द कैनाल की कोई जवान बच्चा है उसको ऐसा लगे कि बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि बाहर हियरिंग एड लग रहा है, अजीब लगता है, तो इस तरीके की हियरिंग एड भी आती है। कॉक्लियर इम्प्लांट जहाँ की जो दूसरा ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये जहाँ कम्प्लीटली डेफ, डेड ईयर जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं,
उसमें जहाँ अंदर की नस ही प्रॉपर काम ही नहीं कर रही है, उस परिस्थिति में हम कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया आपने यहाँ पे 100 से ज़्यादा कॉक्लियर इम्प्लांट के ऑपरेशन किए हैं, तो किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कि आपने 100 से ज़्यादा ऑपरेशन सफल कर लिए, और आने वाले समय में और किस तरह से यहाँ पे इस चीज़ का विस्तार किया जाएगा? देखिए, जब ये हॉस्पिटल शुरू हुआ तब मेरे से पहले जो विभागाध्यक्ष थे उन्होंने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ के बारे में जानकारी ली, और मिस्टर राहुल अग्रवाल सर से इस बारे में जानकारी दी गई। उनको बड़ा अच्छा लगा ये प्रोग्राम कि कोई बच्चा अपने जीवन में सुनाई दे सकता है उसको। तो हमने वाया डोनेशन शुरू में काफ़ी कॉक्लियर इम्प्लांट किए जो सर ने डोनेट किए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आई, तो अब गवर्नमेंट्स की स्कीम्स के अंतर्गत हम इन कॉक्लियर इम्प्लांट को फ्री ऑफ कॉस्ट कर पा रहे हैं। 2 हमारे पास ऑडियोलॉजिस्ट है, पूरा एक ऑडियोलॉजिकल सेटअप है, पूरा डिपार्टमेंट है, जिसके ज़रिए जो बच्चे जो आते हैं रेगुलरली, जिनको स्पीच थेरेपी डेली 1.5-2 घंटे उनको एक बच्चे पे स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उनके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट, प्रॉपर जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं वो हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, नाक कान गला किस तरह से इनको सुरक्षित रखें, क्या ध्यान रखें, सामान्य बातें कि इनसे जुड़ी हुई बीमारी से कोई भी व्यक्ति ग्रसित नहीं हो? एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कान के बारे में बात करें। कान को आप कुछ भी मत करिए, सबसे सिंपल है। कान के साथ छेड़खानी, जैसे ईयरबड डालना या कान में पानी डालना, कुछ लोगों की आदत होती है पानी डाल के साफ़ करते हैं, बिल्कुल मत कीजिए। कान को भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये सेल्फ क्लीन प्रॉपर्टी इसमें होती है। कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को विजिट कर सकता है। जहाँ तक कि नाक और मुंह की बात आई, इनमें हाँ सफाई की बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मुंह में आप सुबह ब्रश करते हैं, रात को भी ब्रश करके नॉर्मल पानी से गरारे करके सोएं, तो आधी से ज़्यादा जो गले की बीमारियां हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। नाक की जहाँ तक बात है, जैसे एलर्जी हुई या नाक का हड्डी टेढ़ापन हुआ या फिर बार बार छींके आना है, तो इसमें जो यदि बचाव जिन चीज़ों से किया जा सकता है, यदि आपको पता है तो उनसे बचें और उनके संपर्क में आने को अवॉइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने का। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाक कान विभाग के डॉक्टर शिव कौशिक, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से नाक कान और गले से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी दी कि किस तरह से जो जन्मजात मुखबधिर बच्चा है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करा के किस तरह से उसके जीवन में एक नया रंग जो है वो भरा जा सकता है, और 100 से ज़्यादा ऑपरेशन यहाँ पर सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। तो ये तमाम जानकारी हमने डॉक्टर शिव कौशिक से ली। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम और किसी चिकित्सक से जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाए। धन्यवाद।